स्वागत है दोस्तों एक नए सेगमेंट में। ये नई सीरीज पीवाईक्यू की शुरू हो रही है। आप जानते हैं पीवाईक्यू कितना महत्वपूर्ण है। मैंने 2 साल पहले पीवाईक्यू इसी चैनल पर कराए थे। फिर से पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं यूपीएससी के लिए। तो हम रोज रोज का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हफ्ते में 5 दिन रात को 10 बजे कुछ पीवाईक्यू लेकर आएंगे। हम स्टार्ट हिस्ट्री से कर रहे हैं। हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी, जियोग्राफी के बाद पॉलिटी, और पॉलिटी के बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी के बाद इन्वायरमेंट, और उसके बाद साइंस टेक। ये ऐसे चलेंगे और सारे पीवाईक्यू पढ़ेंगे, देखेंगे और मंथन करेंगे। इसमें आप येलो कलर से ये देख रहे होंगे हाईलाइट किए। ये मैंने अपने जब 2023 में एग्जाम दिया था उससे पहले 2022 तक के इसमें क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे 23, 24, 25 का हम बात को कर लेंगे, ठीक है। उसकी बात को कर लेंगे अलग से पेपर जो है उसमें। इसमें मैंने हाईलाइट किया था। ये हाईलाइट क्यों किया था? क्योंकि पीवाईक्यू से ये देख रहे थे कौन सी थीम हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो जैसे आप यहाँ पर देखा अशोक है हाईलाइट, फिर यहाँ पे देखेंगे मूल ग्रंथ, संगम साहित्य, यहाँ पे व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ व्यक्तियों के नाम हैं। यहाँ पर हाल ही में ऐसे क्वेश्चन है। मंदिर की बात है, ठीक है। पुस्तक की बात है, यहाँ व्यक्ति की बात है। तो ये हमने अपने लिए ये शब्द कोई आया था तो ये एनालिसिस किया था, ठीक है। अगर आप कहेंगे कमेंट में तो हम पूरा अच्छा सा फिर से इसका एनालिसिस करके देखेंगे, जिससे हम लोगों का एग्जाम में ओरिएंटेड काम हो जाए, ठीक है। आज तो हमें पीवाईक्यूज देखने हैं, पीवाईक्यू देखेंगे, जिससे सिर्फ पीवाईक्यू आपको आता है या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है। पीवाईक्यू इसलिए देखने चाहिए क्योंकि पता रहे दिमाग में कि हाँ इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप पीवाईक्यू नहीं भी पढ़े हैं तब भी पीवाईक्यू देखिए। सिर्फ वीडियो भी देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ लोग कहेंगे मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कोई बात नहीं। आप पीवाईक्यू देखेंगे तो सिलेबस जब पढ़ेंगे ना, जैसे आप पढ़ रहे होंगे तो जैसे ही अशोका आएगा आपको समझ में आ जाएगा हाँ क्वेश्चन आ चुका है इस पे, यानी दिस इज द इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर यूपीएससी आईएएस, ठीक है। ऐसे कोई बुक आएगी आपको समझ में आ जाएगा ये बुक इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी कई बार क्वेश्चन इस पर पूछ चुकी है। तो पीवाईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो यूपीएससी में होता है। तो अब समय ना खराब करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। कल से हम इसमें टाइमिंग भी लगा देंगे जिससे आप अपना आंसर दे सकें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आप ये भी देखिएगा मैं कैसे पढ़ता हूं और कैसे अंडरलाइन करता हूं, कैसे सर्किल करता हूं, जिससे आप एग्जाम ओरिएंटेड सही से अपनी तैयारी कर पाए। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान एक तरफ हैं, दूसरी तरफ वह स्थान है जो राज्य में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी अशोक के अभिलेख हैं, चाहे वो शिलालेख हो चाहे वो पिलर हो, ठीक है, और चाहे वो शिला अशोक किस किस लिपि में, अरमाइक लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, इन सब में उसने शिलालेख लिखवाए हैं। कौन सा शिलालेख कहाँ है, किस लिपि में है और उस पर क्या लिखा है, 14 चीजें लिखी हैं। जैसे 13वें नंबर पे उसने कलिंग की बात की है, 13वें नंबर वाले पे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो धौली शिलालेख जो है वो क्या उड़ीसा में है, एर्रागुड्डी आंध्र प्रदेश में है, जौगढ़ मध्य प्रदेश में है, कालसी कर्नाटक में है। तो हमें पता होगा धौली जो है वो उड़ीसा में है, एर्रागुड्डी आंध्र प्रदेश में है, लेकिन जौगढ़ मध्य प्रदेश में नहीं है। जौगढ़ कहाँ है? जौगढ़ भी उड़ीसा में ही है। कालसी कर्नाटक में ना होकर कालसी उत्तराखंड में है, ठीक है। तो इसके कितने सही हैं? 2 सही हैं। तो केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं। और पूछा क्या गया? सही ही पूछा गया, ठीक है, सही ही पूछा गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है, क्योंकि कई बार गलत पूछ लेता है और हम उसमें फंस जाते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग पढ़िए और आंसर दीजिए। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? यूपीएससी 2022 में पूछा गया था। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, ये सही है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था?
यूपीएससी 2022। तो समकालीन भी क्वेश्चन पूछता है, कौन किसके समकालीन था, तो वहां से भी ये क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा सही ए, अकबर। ठीक है, अकबर भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजाओं में से हैं, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुजम की शिक्षाओं का सही निरूपित करता है? तो ये करंट से जो स्टैटिक होता है वहां से क्वेश्चन पूछा गया, करंट में था उससे स्टैटिक पार्ट पूछ लिया गया। तो इसका ऑप्शन होगा ए, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपके पास तीन ऑप्शन है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी, ये स्टेटमेंट गलत होगा। राधा कृष्णन जी के द्वारा नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी, और ये तीसरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन अपने आप 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार करंट में जो चीजें हैं उससे स्टैटिक पूछ लेता है। ठीक है, तो हमें जब भी करंट पढ़ें तो अगर हिस्ट्री का भी कोई करंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उसका हम स्टैटिक पार्ट और अच्छे से तैयार करके जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। नीति प्रकरण, परिशिष्ट पर्वन, अवदान शतक, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। उपरोक्त में से कौन से जैन ग्रंथ हैं? जैन ग्रंथों के बारे में बताना है। इसका आंसर बी होगा 2 और 4, यानी परिशिष्ट पर्वन और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण जो है वो जैन ग्रंथ हैं। अवदान शतक तो आप बौद्ध ग्रंथ पढ़ते ही हैं, नीति प्रकरण भी पढ़ते हैं। परिशिष्ट पर्वन किसने लिखी है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 6th नंबर क्वेश्चन लिख के कि 6th नंबर परिशिष्ट पर्वन किसने लिखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से ये है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति एक तरफ है, किस रूप में जाने गए? आर्यदेव, दिगनाग, नाथमुनि। आर्यदेव, दिगनाग, नाथमुनि कौन थे? तो इसमें आप देखेंगे आर्यदेव जैन विद्वान नहीं थे, आर्यदेव क्या थे? बुद्धिस्ट थे, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दिगनाग एक बौद्ध विद्वान थे और नाथ मुनि भी वैष्णव विद्वान थे। तो कितने सही हैं? 2। तो केवल 2 युग्म सही हैं, क्योंकि सही ही पूछा था। सही पूछा या गलत ये भी आप देखते रहिएगा। तो अगर अभी तक हमने देखा 2022 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर इनका हम एनालिसिस करें कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आपने देखा अशोक को पूछा गया, साहित्य पूछा गया, फिर वो चाहे संगम साहित्य हो चाहे इधर का साहित्य हो। ठीक है, साहित्य पूछा गया था संगम, और यहाँ पर भी एक किताब का ही नाम पूछा गया कि योग वशिष्ठ, यानी साहित्य यहाँ भी साहित्य यहाँ भी, तो एक साहित्य दूसरा साहित्य। यहाँ पर आप देखेंगे मूल ग्रंथ, यहाँ भी ग्रंथों के बारे में ही पूछा गया। 3 क्वेश्चन ग्रंथों से थे, एक अशोक से था और दूसरा भी व्यक्तियों से संबंधित था। तो पर्सन यानी व्यक्ति और ग्रंथ यानी किताबें साहित्य,
ये दो स्टेट चीजें हमें पता चल गई कि यूपीएससी इन दो चीजों को बहुत ज्यादा पूछता है। तो जब भी आप पढ़ाई करें, चाहे एनसीईआरटी पढ़ें, चाहे कोई भी बुक पढ़ें, आप जहां भी पर्सन कोई दिखे, ठीक है, उसको अलग से ढंग से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। दूसरा, कोई भी मूल ग्रंथ या कोई भी किताब, कोई भी ग्रंथ फारसी में अनुवाद, इंग्लिश में अनुवाद, कोई भी ऐसा दिखे, आप तुरंत उसका राइटर का नाम और वो ग्रंथ और किससे संबंधित है, बौद्ध युग से, जैन युग से, वैष्णव से, शैव से, या इतिहास से, गणित से, हिस्ट्री से, जैसे अभी आर्यभट्ट और चरक वाली है तो विज्ञान से, तो किससे संबंधित है, ये तीन चीज अगर आप लिखते रहेंगे अभी से ही, तो अभी से थोड़ा थोड़ा जब पानी भरते रहेंगे तो एक पूरा, कहते हैं ना, समुद्र बन जाता है एक एक बूंद पानी से। अभी से आप तैयारी करेंगे तो हो जाएगा, वरना बाद में हम हाथ पैर मारते हैं कि इधर से मिल जाए, उधर से मिल जाए। 2021 में पूछा गया, यहाँ भी देखो पर्सन के बारे में ही पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? जैन साधु थे, नाटककार थे, मंदिर वास्तुकार थे, या दार्शनिक थे? तो ये नाटककार थे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो एक 2-3 पेज अलग से रखिए, कॉपी पे मत बनाइए, पेज पे बनाइए नोट्स। एक में सारे पर्सन रखेंगे जो यूपीएससी ने पूछे हैं, एक पेज में हम सारी किताबें रख लेंगे, यानी साहित्य रख लेंगे जो यूपीएससी ने पूछे हैं, और एक में हम पूरे प्लेसेस रख लेंगे, स्थान जो पूछा जाता है कि ये किस नदी के किनारे स्थान है, या ये पोर्ट है, कहाँ है, किस समय का पोर्ट है। तो ऐसे आप 3-4 पेज बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पूछने वाले एरियाज हैं यूपीएससी के। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? अजंता गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। दूसरा है, सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। तीसरा है, पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। पूछा क्या है, कौन सा सही है, ये ध्यान रखिएगा, सही पूछा कि गलत। तो आप बी तो गलत कर सकते हैं, कहाँ सांची स्तूप और कहाँ चंबल नदी, ये भी गलत कर सकते हैं। अमरावती स्तूप गोदावरी, इसको भी गलत कर सकते हैं, बहुत डिस्टेंस है। अजंता गुफाएं, और ये पता भी होना चाहिए, बाघोरा नदी के किनारे हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, और तुरंत क्वेश्चन भी आ गया। तो आप देख सकते हैं ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। तो यहाँ क्या क्या गलत हो सकता है, कच्छप घात गलत हो सकता है और वृत्ताकार गलत हो सकता है। तो जो गलत होने की चांस है वहां हम पहले से सर्किल या हाईलाइट या लाइन खींच देंगे। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। आपको इसमें से बताना है क्या सही है और क्या गलत है। क्या ये एकमात्र वृत्ताकार मंदिर हो सकता है? जबलपुर के समीप 64 योगिनी मंदिर, वह भी वृत्ताकार है, तो दूसरा गलत हो गया। दूसरा गलत हो गया तो देखो यहाँ। और अगर हम स्ट्रीम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम की तरफ जाएं कि एकमात्र, तो वैसे भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सही हो गया। यानी यहाँ पर अगर एक्सट्रीम है इसलिए भी गलत कर दे तब भी ऑप्शन सी हमें मिल जाता है एलिमिनेशन से। लेकिन एलिमिनेशन पे भरोसा लास्ट पे करना चाहिए, स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए। जब हमें पता हो तो नहीं करना चाहिए। तो 4th और 1। अब आप बताइए क्यों पूछा गया होगा? क्योंकि लोकप्रिय धारणा भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। तो संसद भवन बन रहा था अभी नया वाला, तो चर्चा में था, वहां से स्टैटिक पूछ दिया गया। ठीक है, तो करंट से स्टैटिक मैं ये भी आपको बताते चल रहा हूं कि करंट से स्टैटिक कैसे पूछा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, ये भी करंट का ही स्टेटिक है, ये वाला भी क्वेश्चन जो है। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। ये भी करंट का ही चर्चा में था, इसीलिए पूछा गया था। तो ये गोवा में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि कहाँ हुई थी? चीनी तट पर एक है देश, वहां मृत्यु हुई थी। तो दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तो हमें आराम से क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? जो टर्मिनोलॉजी आती है, शब्द पूछे जाते हैं, वह भी यहाँ पूछे गए हैं। तो ये बोधिसत्व से जुड़ा हुआ टर्म है। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। तो ऐसे शब्द भी आते हैं, यानी आपको जब भी एनसीईआरटी पढ़ें या जो भी बुक या नोट्स पढ़ें, तो ऐसे भी शब्दों को अलग से लिखिए। जैसे अर्घट्ट इस बार पूछा गया, फड़म पूछा गया था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं। आप देखो फिर पर्सन आगे, पाणिनि क्या पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है? अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। कालिदास चंद्रगुप्त टू से संबंधित है। तो पहले तो पाणिनि ने क्या लिखा, उस बुक का नाम, अमर सिंह ने क्या लिखा, उस बुक का नाम, और कालिदास ने क्या लिखी, उन बुक्स का नाम। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, आपके पास लिखी होनी चाहिए। इसमें पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है? नहीं। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है? नहीं। कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, यानी केवल 3 इसका आंसर सही होगा। ठीक है, बाकी गलत होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण के महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। कौन सा सही है? आप इसमें यह भी देखिएगा कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है और क्या गलती करता है। तो सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्थाविरवादी जो है वो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित ना होकर किससे संबंधित है? आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आपने पढ़ा होगा स्थाविरवादी किससे संबंधित है। तो इसमें बी आंसर होगा, केवल 2 और 3। पहला वाला गलत है, केवल 2 और 3 दोनों सही हैं। अब ऐसे जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे वे बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वह जैन संप्रदाय से रिलेटेड हो, चाहे वैष्णव शैव, उन सब संप्रदायों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों का तथा लोक गीतों का प्रेरित किया। देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। फिर से बुक आ गई, तो आप देख रहे होंगे थीम, पर्सन, साहित्य, यही सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा होगा तो कोई व्यक्ति देश का मतलब सिर्फ बंगाल क्षेत्र से ले रहा होगा, यानी पहले से
अंग्रेज तोड़ने के प्रयास में थे, तो क्या यहाँ भी ये खुद देश को बांटने के प्रयास कर रहे होंगे, देश को बंगाल का ही भाग केवल बता रहे होंगे, बाकी देश की बात नहीं कर रहे होंगे? तो ये सिंपल सा गलत है। देश का मतलब पूरे भारत की बात उस समय कही जा रही होगी जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो ये सिंपल सा अगर हम गलत कर दें तो हमें आंसर आराम से निकल आता है। ऐसे ही क्वेश्चन कई लोग बता बता के कहते हैं कि इलिमिनेशन से हो जाता है, इससे हो जाता है, उससे हो जाता है। देखो भाई, सिंपल सा एक मतलब है, जब डूबने लगो तो हाथ पैर चलाओ, कुछ भी करो क्योंकि बचना है। लेकिन शुरुआत में ही आप ये सोच कर जाओगे कि हम तालाब में गिर जाएंगे फिर हाथ पैर चलाएंगे और बच जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना। आप पूरी प्रिपरेशन कीजिए, सभी सब्जेक्ट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, और जब आप एग्जाम दे रहे हो, जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा नहीं हो पाएगा, उतना नहीं हो पा रहा जितना मैंने सोचा था, तो आप इन सब चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तुक्का जिसे बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिक, यहाँ कुछ तो पढ़ा था, कुछ तो होगा, जो ये दिमाग लगाया इसको आप तुक्का नहीं बोलेंगे। हमने दिमाग लगाया कि स्वतंत्रता संग्राम में कोई अगर भारत का व्यक्ति लिख रहा है कोई बढ़िया पुस्तक, तो और ऊपर क्या लिखा है, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। एक तरफ ये कहेगा और दूसरी तरफ देश को केवल बंगाल तक सीमित रखेगा, ऐसा तो नहीं होगा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना पढ़े हो जाएगा, तो पढ़ना इज नेसेसरी। तो इसका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? फिर से बुक, पत्रिका, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया। तो इसका आंसर आपको पता होगा तो आप लगा देंगे, वरना स्किप कर सकते हैं, वहाँ सब कुछ नहीं करना होता है क्योंकि माइनस मार्किंग हो जाएगी, क्योंकि जो नाम है वो आप नहीं सोचेंगे। आप ज्योतिबा फूले, मोहनदास करमचंद गांधी जी, ज्योतिबा फूले जी, भीमराव अंबेडकर जी, इन सबको देखेंगे, इस व्यक्ति का नाम नहीं देखेंगे जिसने सच में लिखी है, क्योंकि आपने उनका नाम शायद उतना नहीं सुना जितना मोहनदास करमचंद गांधी जी, भीमराव अंबेडकर जी और ज्योतिबा फूले जी के बारे में सुना है। तो इसके ऐसे क्वेश्चन स्किप करने चाहिए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक, श्रमण, उपासक। फिर टर्मिनोलॉजी आ गई, फिर शब्दों से खेला गया, फिर शब्द आ गए। तो आप देखते रहिए कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, जिससे आपकी जो पढ़ाई आप कर रहे हैं वहां स्पेसिफिक उन चीजों पर ज्यादा फोकस कर सकें। तो परिव्राजक सही है। परिव्राजक क्या था? परित्यागी और भ्रमणकारी के तो। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ये भी सही है। लेकिन श्रमण, श्रमण क्या उच्च पद पर प्राप्त पुजारी होगा? श्रमण का मतलब क्या होता है? श्रमण, श्रमण पुजारी से तो नहीं निकल रहा है ना। श्रमण मतलब प्राचीन भारत के सन्यासियों, तपस्वियों को संदर्भित करता है। ठीक है, तो वो ये वाला नहीं होगा। जैसे वो गलत हुआ तो सारे गलत हो गए, केवल एक सही हुआ, पी। तो आज इतना ही रखते हैं। आप अगर अच्छा सा हमें फीडबैक देंगे तो इसको जारी रखेंगे। एनसीईआरटी की सीरीज बाकायदा चल रही है, आप उस पर जाइए और देखिए, बहुत सी प्लेलिस्ट बनी है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। अगर आप मोटिवेशन देते रहेंगे तो हम इस पे और ज़्यादा काम करते रहेंगे। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम लिंक से आपको बहुत कुछ चीज़ें मिलती रहेंगी, क्विज वगैरह चलते रहते हैं। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो? कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप अवश्य कह सकते हैं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारा चैनल भी पूरी तरह से लोकतांत्रिक ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।